हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म के जो ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम लोग उसमें 1320 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, 1321 से शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो आइए देखें, शुरू करते हैं। 1321 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि पहली 15 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है, इसका मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 कहाँ तक डैश डैश 15 तक हमें निकालना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राकृत संख्या रहे, सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, लगातार रहना चाहिए, किसी का गुणज रहे। तो कोई भी लगातार संख्या जो एपी में हो, एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उस टाइप का अगर टर्म आए तो इसका जो माध्य होता है, माध्य या औसत दोनों सेम ही होता है। तो माध्य बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इसका माध्य जो होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, औसत या माध्य दोनों एक ही चीज होता है। माध्य माध्यिका बहुलक का वीडियो डला हुआ है, आप लोग बहुत उसे लाइक किए हैं। ठीक, उससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, तो देखिए माध्य आसानी से निकाल लिए, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पिता की आयु अपने बड़े बेटे की आयु से दोगुनी है। देखिए पिताजी हैं, ये फादर हैं, और S1 S2 2 क्वेश्चन है इसमें, बड़ा और छोटा। तो फादर की आयु बड़े बेटे की आयु से दोगुनी है बोला हुआ है। ये अगर x है तो ये कितने हैं, तो 2x है, ऐसे बोला हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने छोटे बेटे की से 3 गुना हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 10 दोनों में जुड़ जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा। तो जो छोटे बेटे की आयु से ये 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि अगर छोटा बेटा की आयु निकालना होगा तो 2x प्लस 10 बटा 3 हो जाएगा। ये जब 3 गुनी है तो ये इसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये अगर 2x थे तो ये 2x हो गए, तो 10 वर्ष बाद बोला तो 10 दोनों में जोड़ देंगे। तो ये बोला है कि 10 वर्ष बाद छोटे बेटे की ये 3 गुनी हो जाएंगे, यानी इसका मतलब ये तीसरे भाग हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या बोला हुआ है। अब कह रहा है कि यदि दोनों बेटों की आयु के बीच 15 वर्ष का अंतर है, इन दोनों का अंतर 15 वर्ष है, तो घटा लीजिए, 3x हो जाएगा, 3x प्लस 30 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 15। अब नीचे 3 भी रहेगा, 3, तो ये कितना है 15 साल है। डायरेक्ट हम 15 या 45 कर देते हैं, इस 3 को हटाकर इधर डायरेक्ट क्या कर देते हैं 45 करते हैं। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, 3x में से 2x गया है, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा 45 में से इधर 20 घटा दीजिए, 20 आ जाएगा, तो ये 25 आ जा रहा है। ठीक, x का वैल्यू 25। तो आपसे क्या आप पूछा है, देखिए तो पिता की आयु क्या है। पिता की आयु पहले ये 2x थी ना, 2x से बाद में 10 साल बाद की बात हुई थी तब 10 जुड़े थे। तो 2x का वैल्यू, ये पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, फादर जो होंगे 2x के थे, यानी कि 25 दूना कितना होगा 50 वर्ष इनकी आयु हो जाएगी। बात क्लियर, तो समझ गए होंगे, बहुत आसानी है, कोई क्वेश्चन कुछ है नहीं समझाएंगे फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 23 1323 बोला है कि सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.27 मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जब भी अगर क्वेश्चन आए ना कि मान लीजिए कि ये एक फर्श है, ये L मीटर लंबा और B मीटर चौड़ा है, तो पूछा जाए कि इसमें कितने वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सकते हैं, तो जो टाइल्स की संख्या निकाला जाता है ना, टाइल्स की संख्या इसमें क्या हो जाता है, टाइल्स की पहले चौड़ाई देख लेते हैं। टाइल्स के भुजा की लंबाई जो होगा, भुजा की लंबाई जो होता है ना कि HCF ऑफ L, B हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, कभी भी अगर हमसे पूछे कि L मीटर लंबा B मीटर चौड़ा एक आयताकार जो है फर्श है, उसमें टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई का HCF निकाल देंगे। ठीक, महत्तम समावर्तक निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा उसका भुजा की लंबाई हो जाएगा। अगर संख्या यहां से पूछ दे कि संख्या क्या होगी, तो संख्या के लिए इसके एरिया में एक टाइल्स के एरिया से हम भाग दे देंगे, सिंपल। जब भुजा की लंबाई निकल जाएगा तो एरिया में एरिया से भाग दे देंगे। लेकिन
यहाँ पूछा हुआ है हमें कि पूछा हुआ है कि यहाँ से कि अगर ये 13 एल का वैल्यू दिया हुआ है 13.92 मीटर में है, तो क्या करते हैं, इसको दशमलव को हटाकर इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। और जो इसका चौड़ाई दिया हुआ है ना, ये चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपका, तो 5.22 दिया हुआ है, तो 522 हम सेंटीमीटर कर लेते हैं। डायरेक्ट मीटर को क्या कर लिए, सेंटीमीटर में कर लिए। तो अब इन दोनों का HCF निकाल देंगे, वहीं क्या हो जाएगा, टाइल्स के भुजा की लंबाई हो जाएगा। तो HCF निकाल लीजिए, भागी विधि से कर लीजिए आसानी से। 1392 में का हमें HCF निकालना है, 522 से भाग दे देते हैं, 2 मर्थ में चल जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 5 दूना 10 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका तो 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 3 हो जा रहा है, कटा दीजिए। फिर आप इसको अब ऐसे भाग देते हैं ना, 522 HCF निकालने का भाग विधि से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मर्थ में चला जाएगा, यानी कि 348 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बच गया 11 में से 4 गया 7, और ये हो जा रहा है 174। अब देखिए यहाँ से ये 348 है, ठीक, ये 348 है, इसको भाग देते हैं तो 2 मर्थ में कट जा रहा है, ठीक, 2 मर्थ में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब ये जिससे लास्ट में कटता है ना, लास्ट वाला जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है। तो इनका HCF क्या हो गया, HCF बराबर हो जा रहा है 174 सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में हम बदल लिए हैं। तो अगर मीटर में दिया होगा तो 1 मीटर 74 सेंटीमीटर जो होगा, यही वर्गाकार टाइल्स के भुजा की लंबाई हो जाएगा। बात क्लियर। जहां भी आए कि वर्गाकार टाइल्स के भुजा की लंबाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकाल लेंगे। HCF निकाले हम भाग विधि से, 174 सेंटीमीटर में आया है, यानी कि 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा HCF वाला, ठीक। अगर संख्या पूछेगा तो इसके एरिया में इस टाइल्स के एक एरिया से भाग दे देंगे, संख्या निकल जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक क्लब में निम्नलिखित सुविधा दी गई है, प्रति माह उपयोग शुल्क के साथ उपलब्ध है। जिम शुल्क 1500 रुपये है, स्विमिंग शुल्क 500 रुपये है, टेनिस कोर्ट 1000 रुपये है। तो निम्नलिखित तालिका सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनमें ग्राहकों की वर्तमान सूची दर्शाती है। तो सभी उपयोगकर्ताओं से 1 महीने में प्राप्त हुई आय निकालना है, कितना आय हुआ। तो देखिए बहुत आसान चीज़ है। यहाँ से जिम का अगर देखते हैं, देखिए एक डाटा बना देते हैं इसका। तो देखिए यहाँ से जिम वाला 200 लोग हैं, और जिम एक दिन में यहाँ एक आदमी का जो खर्च है कितना है, तो 1500 रुपये है। यानी टोटल यहाँ से खर्च कितना निकल जाएगा, तो 15 दूना 30 और 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपये यहाँ मिल रहा है, ठीक। 3 लाख रुपये जिम से मिल रहा है। और ये जो है ना, ये स्विमिंग वाला देखिए, स्विमिंग का एक आदमी का खर्च जो है 500 है, तो 500 में 3 से गुणा कर लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, तो आपका 15 पे 4 जीरो हो जाएगा। 15 पे 4 जीरो यहाँ लगा देते हैं। और ये देखिए ये 150 रुपया एक आदमी, 150 लोग हैं, और एक आदमी का जो खर्च है 1000 रुपया है, तो 1000 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि ये भी 15 पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक। तो टोटल जो आय मिल रहा है कितना मिल रहा है, तो जोड़ दीजिए सबको, 0 0 0 हो जाएगा, 5 5 10, 3 3 6 हो जाएगा, यानी कितना, तो 6 लाख रुपया टोटल इनकम हो रहा है। ऐसे सभी जो डाटा है सबसे मिला करके 6 लाख रुपए का इनकम हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1325 बोला हुआ है कि यदि 2 पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और उनके में से एक संख्या 78 है, तो क्या बताए थे आपको, देखिए एक फॉर्मूला हम लिखाए थे कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से LCM HCF दिया हुआ है। LCM 2 है, 2184 है, और HCF क्या है, तो 2 है। और एक संख्या अगर 78 दिया है तो दूसरी संख्या में पता नहीं है, कटा दीजिए बस। देखिए इसको कटा ले, 78 है, सॉरी ये 78 है, तो ये कटाते हैं 2 से, तो 2 3 6 2 9 18 39 हो जाएगा। 13 से देखिए, 13 3 39, 13 से 13 एकम 13, और 13 एकम 13 8 हो जाएगा, 13 एकम 13 8 हो जा रहा है, और 13 छक 78 हो जा रहा है, 13 छक 78 10 बच जा रहा है, 13 8 104, ठीक। 168 मार्क में अब 3 से कटा लेते हैं, 3 5 15 और 3 6 18, यानी दूसरी संख्या जो है कितनी है, 56 है, ठीक। तो आराम से हम निकाल लिए LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, कटा दिए बस, 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या कह रहे हैं, देखिए याद रखिएगा, LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, तो 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। और
सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का गुणनफल निकालना है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 3 गुण 9 हो जाएगा, इसी का गुणनफल निकालना है। तो देखिए आपका टाइम सेव करने के लिए बहुत लोग इसका गुणा करने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये 4 गुण 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख देते हैं, 1000 -1 कर लेते हैं। जहां भी अगर 9 9 9 का गुणा करना हो ना, तो एक को 1000 -1 10,000 -1 करिएगा, इजिली निकल जाएगा। ठीक, तो इसको 999 को 1000 -1 कर लिए। अब इसमें इससे गुणा करेंगे तो 4 गुण 9 पे कितना जीरो हो जाएगा, देखिए 3 को जीरो हो जाएगा। ठीक, और माइनस है तो माइनस में 4 गुण 9 आ जाएगा, यानी इसमें से 4 गुण 9 हमें घटा देना है। ठीक, तो घटा दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 9 9 0 9 9 0, यहाँ 8 बचा है तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बच गया 8, 9 9 हो जाएगा, यानी 9 9 8 9 0 0 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें 9 9 8 9 0 0 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो बात समझ गए होंगे। जहां भी 9 9 9 का गुणा करना हो, अगर एक भी 9 9 रहे, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे 7 8 5 6 गुणे 9 9 9 रहे, तो इस 9 9 9 को क्या करेंगे, 1000 -1 कर लेंगे, इजिली निकल जाएगा। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा बात, ये सब आपका कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। अगला बोला हुआ है 40 36 15 24, इनका HCF निकालना है। देखिए आपको बताए थे कि HCF कोई भी दो हम अंतर ले लेते हैं, किसी भी दो संख्या का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों संख्या का अंतर 4 है, तो 4 इसका HCF हो जाएगा अगर सब संख्या कटेगा। तो देखिए 4 से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट जाए तो 4 नहीं होगा। अब इसको फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, तो ये 2 से भी नहीं कट रहा है। अर्थात ऐसे कंडीशन में जब कोई भी संख्या से नहीं कटे तो HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ से, तो HCF बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल बनाया है XYZ। ठीक, XYZ एक ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है कि दी हुई आकृति में YZ का मध्य बिंदु M है। ये जो YZ का मिडिल पॉइंट, यानी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, तभी ना मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या है, M है। अब कह रहा है कि XMZ 28 डिग्री है। XMZ ये जो एंगल है ना, ये बोला हुआ है कि 28 डिग्री है। कितना डिग्री है, 28 डिग्री है। अब कह रहा है और XYZ बराबर 14 डिग्री। XYZ ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 14 डिग्री है। ये बात बोला हुआ है। तब कह रहा है हमें कि XZY बराबर कितना होगा, XZY ये वाला एंगल हमें पूछ रहा है कि कितना होगा, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि ये अगर 28 डिग्री है तो इधर कितना बनेगा, ये दोनों का योग मिलकर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एंगल XMY बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 - 28 कर लेंगे तो ये देखिए कितना आ जा रहा है। ठीक, ये आ जाएगा आपका 10 में से 8 जाएगा 2 हो जा रहा है, और यहाँ कितना हो जा रहा है 7 में से 2 गया 152 हो जा रहा है। ये निकल कर कितना आ गया हम लोग का, 152। तब ये एंगल निकालते हैं, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि एंगल MXY बराबर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ करके हम 180 में से घटा लेंगे। तो 180 - 4 2 6 और 5 1 6 166 घटा रहे हैं, यानी कितना आ जा रहा है, 14 डिग्री आ जा रहा है। ये भी कितना आ जा रहा है, 14 डिग्री। अब इससे क्या स्पष्ट आपका निकल गया, देखिए कि अगर ये 14 डिग्री है, ये भी 14 डिग्री है, तो ये जो भुजा होगा इस भुजा के बराबर होगा। तो जब ये साइड, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये आधार दोनों कोण बराबर होंगे तो ये आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भुजा और ये भुजा इक्वल हो गई, और ये ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसके बराबर है। तो जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण क्या बनेगा, यहां भी बन जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। ये देखिए 2x प्लस 28 बराबर 180 डिग्री हो गया। तो इधर लेके चले जा रहे हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 152 आ जा रहा है। 152 तो 152 का आधा कितना हो जाएगा, 2 7 14 1 15 2 6 12, यानी कि 76 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। ये जो कोण पूछ रहा था कितना डिग्री हो जाएगा, 76 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन। ये हम लोग को कब पता चला कि ये भी 14 तो ये भी साइड जो है बराबर हो जाएगा। तो ये साइड जब बराबर होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो एंगल x मान लिए और 28, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 76 आ जा रहा है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन 29 नंबर बोला हुआ है कि 10 sin पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos पावर 4 अल्फा बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक, अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो देखिए वैल्यू निकालना है हमें
27 कॉसेक पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक पावर 6 अल्फा, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, हम क्या करते हैं, तो देखिए इसको भाग लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10/6, और इस साइन पावर 4 अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कर लेते हैं। ठीक, प्लस फिर इसमें कितना हो जाएगा 15/6 हो जाएगा, और इसको कर लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा कर लेते हैं, बराबर इधर 1 हो जाएगा। जब इसको हम इधर भेज लिए, 6 को भाग दे दिए तो 1 बच जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। अब एक बात देखिए कि एक बेसिक आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज़ तो पता होगा आपको, बेसिक आइडेंटिटी 1 होता है। तो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 है, इसका मतलब ये जो दोनों है ना, ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तभी ना ये 1 होगा तो साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनको मजबूरन में 1 के बराबर होना होगा, तभी जाकर ये जो बेसिक आइडेंटिटी फॉलो करेगा। तो यहाँ जब ये 1 के बराबर होगा तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर अगर 1 है तो ये भाग लग जाएगा, इधर 6/10 हो जाएगा, यानी 3/5 आ जा रहा है। उसी तरह से यहाँ करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर, ये 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6/15, तो 3 दूना 6 और 3 5 15, 2/5 आ जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए हमें ये पूछा हुआ है कि 27 कॉसेक पावर 6 अल्फा, तो कॉसेक जो होता है ना, इस साइन का उल्टा होता है। तो अगर ये कॉसेक का साइन का वैल्यू 3/5 है तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 6 है, तो अगर इसका हम क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा पावर 6 आ जाएगा। तो दोनों का क्यूब करके उलट देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए 27, और उल्टा लिखना है 5/3 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125/3 का क्यूब 27 प्लस 8 इंटू, फिर यहाँ पे भी वही बात है, ये कॉस का मान है और यहाँ सेक का लेना है, इसका मतलब उलट देना है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125/2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 125 कितना हो जाएगा 250 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इत्मीनान से एक बार और वीडियो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक, देखिए बस यहीं पे समझना है थोड़ा सा कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा तो इन दोनों का मान क्या होना होगा 1 होना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 1330 कह रहे हैं कि 2665 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग का 3% ब्याज 8 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% के दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर होगा। देखिए एक चीज आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर 2 या 2 से अधिक कितनाओं भाग में किसी धन को बांट रहे हैं, अगर उनसे ब्याज हमें बराबर मिल रहा है तो जो उनका ब्याज जो बटेगा ना, वो जो मूलधन बटेगा वो ब्याज के इन्वर्स में बढ़ जाएगा। देखिए कभी भी ये चीज ध्यान रखना है, और जो ब्याज का दर होता है ना R/T, जैसे मान लीजिए कि हमें 3% के दर से है 8 साल का, तो ये जो SI हो जाएगा पहला भाग का तो 8×3 हो जाएगा। दूसरा भाग का जो SI होगा, हर साल का प्रतिशत दर बराबर रहता है, दूसरा भाग का जो है ये 5% की दर से 3 साल का, यानी 5×3 निकालिए, तो ये जो ब्याज होगा ना ये ब्याज निकल गया। ठीक, ब्याज 3% की दर से 8 साल का, 5% की दर से 3 साल का, तो इसी के इन्वर्स में ना मूलधन का ही अनुपात हो जाता है। ये मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा तो इसके इन्वर्स में हो जाएगा। देखिए कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, 3 से 3 कट गया, यानी कि 5:3 के अनुपात में मूलधन बढ़ जाएगा। तो 5 3 8 हो गया, 8 का वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन कितना है 26, सॉरी ये 8 है ना जी, 5:8 हो जाएगा, तो 8 5 13 हो जा रहा है। 13 का वैल्यू जो है 2665 दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 13 5 65, 205 हो जा रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ से हमें पूछ रहा है कि दूसरे भाग पर राशि का, ये दूसरा भाग का जो देखिए कितना है 8 है, दूसरा भाग की राशि कितनी है 8, तो 8 का वैल्यू हमें पूछा है, तो 8 × 205 हो जाएगा। ठीक, 8 5 40 और 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, 8 5 40, 8 दूना 16, 1640 रुपये दूसरा भाग हो जाएगा। अगर पहला भाग पूछता तो 5 × 205 कर लेते। बात क्लियर? तो नोट करके आप लिख लीजिएगा कि अगर 2 या 2 से अधिक भागों को हम अलग अलग दर से अलग अलग समय में बांट रहे हैं, सबसे ब्याज समान मिल रहा है, तो ब्याज के इन्वर्स में जो है मूलधन बढ़ जाएगा। ठीक, ब्याज का रेशियो इतना हुआ तो मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा उलट जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स मान के बनाइएगा, लंबा जाएगा, इस रेशियो से बहुत
बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं। 20 व्यक्ति है 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में, यानी कि M2 हमें पूछ रहा है, M2 लोग कितने लोग 10 दिनों में करते हैं। तो 0 से 0 कटा दीजिए, यानी M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यानी 50 लोग जो है उसे 10 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन था जी। चलिए 32 की ओर आइए। 32 क्या कह रहा है, यदि बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 23.2 है, तो देखिए भुजा की लंबाई पूछा हुआ है, भुजा की लंबाई थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज सुधार लीजिएगा, समबाहुभुज होगा, ठीक, तभी ना भुजाएं सब क्या होगी, इक्वल होगी। तो किसी समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप, अब क्या करेंगे, यहाँ परिमाप हमें दिया हुआ है 23.2, तो एक भुजा की लंबाई कितनी है 2.9 है, तो भुजा की संख्या निकल जाएगा, डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, भुजा की संख्या बराबर, तो परिमाप में एक भुजा की लंबाई से भाग दे देंगे, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब 29 से इसको कटा दीजिए, देख लीजिए कितना मर्थ में कट जाएगा, यहाँ से 8 मर्थ में कट जा रहा है, 8 9 72, 8 दूना 16 और 7 23 हो जा रहा है, ये 8 मर्थ में कट जा रहा है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 8 हो जाएगी। ठीक, कोई समबाहुभुज है, परिमाप दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई दिया है, तो भुजा की लंबाई से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, भुजा की संख्या 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, 33 बोल रहा है कि दो भाई किराने की दो दुकान 1 और दुकान 2 चलाते हैं, महीने के अंत में अर्जित धन इकट्ठा करते हैं और घरेलू खर्च के लिए एक दूसरे में बांट लेते हैं। दुकान 2 से अर्जित धन का 90% मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा करने हेतु खर्च होता है और दुकान 1 के अर्जित धन का 60% किराया भुगतान पर खर्च होता है और व्यवसाय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, खर्च किया जाता है, शेष जो बच रहा है। यदि उन्हें 2 लाख रुपए प्रति माह इकट्ठा हो रहा है, देखिए 2 लाख रुपए जो है इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से दोनों दुकान से इकट्ठा हो रहा है, दुकान फर्स्ट और दुकान सेकेंड, यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट दुकान है और ये सेकेंड दुकान है। ठीक, तो दोनों दुकानों से, अब बोला हुआ है कि 2 लाख में 1.5 लाख पहला वाला दुकान से 1,50,000 रुपया मिल रहा है और दूसरे वाले दुकान से 50,000 रुपये का कलेक्शन हो रहा है। ठीक, ये चीज़ दोनों हमें बोला हुआ है। तो अब कह रहे हैं तो अन्य प्रत्याशित खर्चों के लिए कितना धन इकट्ठा हो रहा है, शेष रह रहा है। अब देखिए ये जो पहला दुकान है ना, इसका कितना प्रतिशत खर्च कर लिया, ऊपर पढ़िए, अब दिया हुआ था पहले दुकान का 60% अगर खर्च कर ले रहे हैं तो कितना परसेंट हमें बचेगा, 40% बढ़ जाएगा। 60% खर्च कर लिए हैं तो 40% बढ़ जाएगा, यानी इसका 40% निकाल लीजिए 0 से 0, यानी 15 चौके 60 हो जाएगा और 3 गो 0 हो जाएगा, यानी कि 60,000 रुपये जो है यहाँ पे इसका जो है बच रहा है। ठीक, 60% खर्च करने के बाद 40% बचा, तो 1.5 लाख का 40% कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गया। ठीक, 0 0 15 चौके 60। अब कह रहा है इसका जो है दूसरे दुकान का हम 90% खर्च कर लेते हैं, तो बचा कितने हमारे पास, तो 10% बचा, तो 10% निकालना तो बहुत आसान है, 1 0 कम हो जाएगा, यानी कि 5,000 यहाँ से हमें बच गया। ठीक, तो यही बोला हुआ था कि ये शेष जो कितना रुपया बच रहा है, जो दोनों दुकानों के खर्च किए हैं उसके बाद अन्य खर्च करने के लिए कितना रुपए बच रहा है, तो 65,000 रुपये बच जा रहा है। ठीक, कितना रुपए, 65,000 रुपये जो है बच जा रहा है। बात क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। दोनों दुकान से 2 लाख रुपए कमाई हो रहा है, तो पहले दुकान से 1.5 लाख है और दूसरे दुकान से 50,000 है, तो इसका 60% आपने खर्च कर लिया तो बचा 40%, इसका 90% खर्च कर लिया तो बचा 10%, यानी कितने बच रहा है, तो 65,000 रुपये जो है बच रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एस और आर मिलकर किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले एस ने काम छोड़ दिया और इस तरह से काम 51 दिनों तक चला। तो एस अकेले काम को, देखिए थोड़ा सा इस बात को समझिए, ये एक काम है। ठीक, दोनों ने मिलकर आर और एस ने शुरू किया है, लेकिन 12 दिन पहले
एस छोड़ देता है, यानी कि ये जो लास्ट 12 दिन का काम है ना, ये 12 दिन का काम है, यहाँ तक 12 दिन का काम है, ये अकेले आर कर रहा है। तो ये जब 12 दिन का अकेले काम किया हुआ है आर, तो ये जो दोनों मिलकर काम किए वो कितना दिन किया, इस तरह से काम करने पे 51 दिन जा रहा है। तो 51 में से अगर हम 12 घटा लेते हैं, 51 में से हम 12 घटा लेते हैं, तो ये दोनों का मिलकर काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 दिन दोनों ने मिलकर काम किया हुआ है, यहाँ से यही कंक्लूजन निकल रहा है। बात क्लियर? ये जो काम है तो शुरू से दोनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्ति के 12 दिन पहले एस ने छोड़ दिया था। ये लास्ट 12 दिन का काम कौन कर रहा है, एस आर कर रहा है, जब एस छोड़ दिया तो। और जब ये 12 दिन अकेला काम किया है और टोटल काम 51 दिनों तक चला है, तो 51 में से 12 घटा लेने की 39 दिन दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। ठीक, ये डायग्राम समझ गए? तो देखिए अब थोड़ा सा यहां से एक बात और समझना है कि ये जो अकेला आर 12 दिन काम किया है, अगर ये इसके साथ एस भी मिला रहता तो ये टोटल काम 42 दिन में कंप्लीट हो गया रहता। तो इसका मतलब कि ये 42 दिन में कंप्लीट हो गया है, और 3 दिन का काम जो है अकेले बच जा रहा है। तो यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर का जो 12 दिन का काम है वो आर प्लस एस कितना दिन में कर देंगे, तो ये मात्र 3 दिन में कर लेंगे, क्योंकि ये टोटल 39 और 3 42, और 3 दिन अगर दिए रहते, ये 12 दिन अगर ये एस जो रहता छोड़ के नहीं गया रहता तो और 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। यानी कि जो आर अकेले 12 दिन में काम कर रहा है उसको आर और एस मिलकर 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, 3 से कटा दीजिए, 3 चौके 12, इफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। ये इधर 4R है और एक R इधर से घट जाएगा, यानी कि 3R बराबर S हो जाएगा। तो यहाँ R बट्टा S कितना हो जा रहा है, R बट्टा S बराबर 1/3। R का जो इफिशिएंसी है 1 और S का इफिशिएंसी 3 आ जा रहा है। तब टोटल वर्क निकाल लीजिए, बहुत इजी हो गया। टोटल वर्क बराबर दोनों का क्षमता कितना है, 3 1 4 है, 4 गुणे, और ये कितने दिन में एक साथ काम कर ले रहे हैं, तो 42 दिन में काम कर ले रहे हैं। तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 168 टोटल काम हो गया। तो अब पूछा हुआ है ना कि S कितना दिन में काम करेगा, तो 168 काम है और एस की क्षमता 3 है, तो 3 से इसे भाग दे देंगे। देख लीजिए, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि एस कितना दिन में काम कर लेगा, तो 56 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ समझना था। ठीक, टाइम एंड वर्क का हम लोग सेगमेंट कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ भी देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत वहाँ पे कराए हुए हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बस यहाँ थोड़ा सा समझना था कि आर का 12 दिन का काम है, आर प्लस एस कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो 35 बहुत आसान है। 35 में बस गुणा भाग है, 2/3 गुणे 1/6 प्लस 5/3 गुणे 7/2 माइनस 13/4 गुणे 4/3। देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ नहीं कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, यानी 1/9 प्लस 35/6 माइनस 13/3 हो गया। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 18, 9 दूना 18 यानी 2 प्लस 36 18, तो 35 तिहाई 105 हो जाएगा, माइनस 3 छक 18, तो 13 छके 78 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये 107 हो जा रहा है, 107 में से हमें घटा देना 78, तो 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना, 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 29/18 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 36 क्या कह रहे हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 बोला है, रघु और सीता की वर्तमान आयु, रघु और सीता की वर्तमान आयु जो है 17 वर्ष और 41 वर्ष है। ठीक, लिख लिए। अब कह रहा है कि 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की थी। तो देखिए रघु की आयु 5 साल पहले रघु की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ रघु की आयु 5 घटा लेते हैं इसमें से, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ये, और इसका 5 साल पहले अगर घटाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये पूछा हुआ है कि 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की कितनी थी। तो ये रघु की आयु और सीता की आयु कितनी है, 36, इसका कितना था, तो 1/3 भाग था। ठीक, 1/3 था। अब देख लीजिए किसमें आंसर दिया हुआ है, 1/3 भाग, अर्थात 1/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, जिसका पूछा जाए, रघु का पूछ रहा था सीता के सापेक्ष में, तो सीता नीचे रख लिए और 1/3 हो गया, कटा लिए, 1/3 भाग आ जा रहा है, 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्या बोला हुआ है। 37 कह रहे हैं कि 43 गुणे
36 बराबर दिया हुआ है 1548। ठीक, अब पूछा क्या है आपसे, हमें पूछा हुआ है कि 0.001548 भागे 33.6 इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए कि अगर इसको इसमें भाग दे देते हैं तो हमें क्या निकलेगा। 1548 में अगर 36 से भाग दे देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें 43। तो अब यही काम यहाँ करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कै गो देखिए 2 2 4 2 6 गो जीरो हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 गो जीरो हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो एक ऊपर रहेगा यानी ये कट जाएगा। ठीक, अब ये 1548 बट्टा 36 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 43 है। तो ये 43 बट्टा कै गो जीरो हो जाएगा आपका, तो 5 गो जीरो हो जाएगा। ठीक, कितना जीरो, तो 5 जीरो हो जाएगा। तब दशमलव में इसको चेंज कर लिए, दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.00 5 को लेना है ना, यानी कि 3 को ये दे देंगे, उसके बाद 43 आ जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 0.00043 हो जाएगा। बात क्लियर, तो आसानी से हम लोग इसको कर लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 बोला हुआ है कि अर्जुन रेड्डी बद्री के 2 गुना अच्छा कारीगर है। देखिए 2 आदमी है, कि अर्जुन रेड्डी है और एक बद्री है। ठीक, तो अर्जुन रेड्डी बद्री से 2 गुना अच्छा कारीगर, इफिशिएंसी दिया हुआ है 1 है तो इसका 2 है। ठीक, रेशियो ले लिए। तो अब कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर 14 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए टोटल वर्क यहाँ से क्या निकल जाएगा, 14 दिन में कर लेते हैं तो 2 1 3 इनका एफिशिएंसी है, 3 गुणे 14 यानी 14 तिया 42 टोटल काम हो गया। तो अब क्या बोला है आपसे, तो कह रहे हैं यहाँ पे तो अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कितने दिन लगेगा, अलग अलग पूछा हुआ है। तो अर्जुन को कितना लगेगा, तो 42 बट्टा अर्जुन का क्षमता 2 है यानी कि 21 दिन लगेगा। ठीक, और बद्री को कितना लगेगा, तो 42 बट्टा इनकी क्षमता 1 है यानी कि 42 दिन लगेगा। तो ये आंसर हो जाएगा, अर्जुन को 21 दिन और बद्री को 42 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लिए, 2 1 3 और 14 दिन में काम कर लेते, 14 या 42, तो 42 बट्टा 2 अर्जुन करेगा और 42 बट्टा 1 यानी कि 42 दिन में कौन करेगा, बद्री करेगा। आसान सा क्वेश्चन था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 39 बोला हुआ है कि 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिलते हैं तो 70 श्रमिक द्वारा 5 दिनों में कितना मीटर लंबा कपड़ा सिला जाएगा। तो M1 D1 बट्टा W1 ये बताए हुए थे आपको कि M1 D1 H1 बट्टा W1 हो जाता है बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए घंटा नहीं दिया है तो उसको हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घंटा रहे या चाहिए नहीं रहे। बोल रहा है कि 60 श्रमिक 7 दिन में कितना आपका मीटर कपड़ा सिलते हैं, जो काम कर रहे हैं वर्क को नीचे रख दिए 120 मीटर बराबर। अब बोला हुआ है कि 70 श्रमिक 5 दिन में कितना मीटर कपड़ा सिलेंगे, नहीं पता है। ठीक, अब कटा दीजिए, देखिए 0 0 कैंसिल, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कर लेते हैं 6 दूना 12 20 हो जा रहा है, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 100 मीटर कपड़ा सिल पाएंगे। जो ये लगाए गए हैं 70 श्रमिक 5 दिन में कितना, तो 100 मीटर कपड़ा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये 100 मीटर कपड़ा सिलेंगे। क्लियर, चलिए अगला M1 D1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 बट्टा W2। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दी गई है। देखिए एक शंकु है, शंकु का एक फिगर बना लेते हैं, इसकी ऊंचाई दी गई है और तिरछी ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितना दिया गया है, h बराबर इसका दिया गया है हमें 3√23 और तिरछी ऊंचाई l को l से डिनोटेट करते हैं, l बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमें कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका जो कर्व एरिया होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, यानी यहाँ से r का जरूरत है हमें। तो आर एल एच में रिलेशन आपको पता ही होगा कि ये l हो जाता है, ये r हो जाता है और h हो जाता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलता है, हमें r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा √l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। तो l स्क्वायर मतलब 16 16 256 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9, ये रूट हट जाएगा, तो 29 27 कर 7 2 9 दूना 18 और 2 20 207 हो जा रहा है, यानी कितना आ जा रहा है यहाँ 49 आ रहा है, 49 इसका मतलब 7 आ जा रहा है। ठीक, तो 7 आ जा रहा है, तो अब यहाँ रख दीजिए,
पाई का मान 22/7 लेना है। एल आर का मान आप निकाले ही है 7 और एल का मान कितना है 16 आ गया। 7 से 7 कैंसिल, 16 दूना 32 कर दो 3, 16 दूना 32 3 35 हो जाएगा, यानी कि 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया है ये, कर्व एरिया है, तो कितना हो जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन है, बस आप मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला याद था और यहाँ से हमने आर निकाल लिया है, आर बराबर √L² - H² करके। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग का 20 क्वेश्चन का टारगेट था, 20 क्वेश्चन आज पूरा किए। तो चलिए आप लोग इंजॉयमेंट के साथ पूरा क्वेश्चन देखिए और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए।